मैं अपनी सदमे में डूबी बेटी को सुलाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। मेरा घर अब कुछ बेहतर लग रहा था, लेकिन जब मैं पहले घर का सामान लेकर पहुंची तो वो बुरी तरह बिखरा हुआ था। फर्नीचर उल्टा सीधा पड़ा था, डाइनिंग टेबल पर रखी हर चीज जमीन पर गिरी हुई थी। मैं जानती थी कि कुछ तो गलत हुआ है जब मैंने अपने घर का दरवाजा खुला हुआ देखा। मुझे अपनी 5 साल की बेटी से झूठ कहना पड़ा कि ये सब भूकंप की वजह से हुआ। मैं उसे और क्या बताती कि ये सब उसके अपने डैड ने किया है। मेरा पति एलन और मैं शुरुआत में खुश थे। उसने एक टिकटॉक चैनल बनाया था जहां हम दोनों हजारों लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करते थे। एलन को एक्टिंग का बहुत शौक था और वो अक्सर स्कारफेस से एल पचिनो की नकल किया करता था। मैं हमेशा सोचा करती थी कि आखिर इसे ये फिल्म इतनी पसंद क्यों है। इसलिए क्योंकि ये फिल्म बहुत हिंसक है, या फिर इसलिए क्योंकि उस आदमी के बारे में है जो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता था। तुम मुझसे पंगा लोगे? ठीक है, तुम्हें ये करना है तो आ जाओ। आओ, मेरे छोटे से दोस्त का स्वागत करो। उसके फैंस उसे बहुत प्यार करते थे। इन सब के साथ साथ वो हम दोनों की मजाकिया वीडियोस भी डाला करता था। हमारे फैंस को हम बहुत पसंद थे। वो कहा करते थे कि हम एक परफेक्ट कपल हैं। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। एलन बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगा। उसका ये अजीब दौरे जलन से शुरू हुए। कोई भी लड़का मुझसे अगर आम तरीके से भी बात करता तो वो उसका दुश्मन बन जाता। मैं उसे सुरक्षित महसूस करवाने की कोशिश करती थी, लेकिन उसका पागलपन दिन भर दिन बढ़ता जा रहा था। फिर वो वक्त शुरू हुआ जब उसने पीने के बाद मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो गुस्से में मुझे कोसता और मुझ पर थूकता। जल्द ही मुंह से निकली गलत बातें हाथ उठाने तक पड़ गई और यहाँ तक कि वो अपनी लात से मेरे पेट पर मारने लगा। तो एक दिन मैं अपनी बेटी को लेकर उस घर से निकल गई। मैंने कानून की मदद ली और उस पर निरोध आदेश लगवा दिया। कुछ दिन तक वो शांत रहा, लेकिन फिर दरवाजा खोलो, है ना? जूलिया मेरी भी बेटी है। तुम मुझे उससे ज्यादा वक्त के लिए दूर नहीं रख सकती। चले जाओ हमारी जिंदगी से। तुमने मुझे अब बहुत परेशान कर दिया है। डैडी को क्या हुआ है मॉम? कुछ नहीं बेटे, वो कुछ वक्त से अच्छा महसूस नहीं कर रहे। दरवाजा खोलो वरना। मैं उस रात ठीक से सो नहीं पाई। मुझे बार बार ये बुरा सपना आता रहा कि एलन हाथ में तेज धार का एक चाकू लेकर मेरे बिस्तर पर खड़ा है। मैं कई रातों तक चिल्लाकर उठती और भगवान से प्रार्थना करती कि इस परेशानी को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। एक दिन घर लौटते हुए मैं अपने पड़ोसन के बेटे से बात कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखती तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। जब मैं बिल्डिंग के अंदर घुसने ही वाली थी तो मुझे एक भारी सी आवाज सुनाई दी। वो लड़का कौन था, है ना? हाँ, वो एलन ही था। दोबारा मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और चिल्लाई, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, है ना? वो लड़का कौन था? मुझे उस वक्त पुलिस के पास तुम्हारी शिकायत कर देनी चाहिए थी। तुम्हें किसी पागल खाने में होना चाहिए। मैं पीछे मुड़कर वापस जाने लगी कि तभी उसने मेरे बाल पकड़ लिया और अपने करीब ले आया। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे समझ आ गया है ना? तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं हर रोज तुम्हें किस नहीं करता था, है ना? मैं तुम्हें इतनी प्यार नहीं दिखाता था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। मैं तुम्हें वापस चाहता हूँ, है ना? प्लीज आओ, घर चलते हैं, ठीक है? सब कुछ ठीक। मुझे जाने दो पागल आदमी। मैंने अपने घर की चाबी से उसकी आंख पर वार किया और उसने मुझे छोड़ दिया। दोबारा मेरे और मेरी बेटी के करीब आने की हिम्मत भी मत करना। मैं किसी भी कीमत पर अपने बेटी की परवरिश तुम जैसे पागल के साथ एक छत के नीचे रहकर नहीं करने वाली। मैं बिल्डिंग के अंदर चली गई और मैंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने लिफ्ट ना लेकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना शुरू किया और पीछे से मुझे एलन की आवाज आई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, है ना? तुम बस मुझसे गुस्सा हो। तुम मुझे कभी छोड़ नहीं सकती। हम एक परफेक्ट कपल है। हमारे टिकटॉक वीडियोस देखकर सभी यही कहते हैं। इस हादसे के बाद मैं पुलिस के पास गई, जिन्होंने उसे एक आखिरी चेतावनी दी। शायद इसलिए वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आया और उसे तहस नहस करके चला गया। जब मैं सोच रही थी कि अब मुझे अगला कदम क्या लेना चाहिए, तो मैंने अपने दरवाजे पर खट खट की आवाज सुनी। कौन है वहाँ? मैं रॉजर। दरवाजा खोलो, है ना? मैंने दरवाजा खोला तो रॉजर बाहर खड़ा था। उसे मेरी चिंता थी। मैं अपने आंसू अब और रोक नहीं पाई। और रॉजर, क्या वो दोबारा यहाँ आया था? हाँ। तुम्हें घर के ताले बदलने होंगे, है ना? रॉजर मुझे अंदर ले आया और हम सोफे पर बैठ गए। रॉजर मेरा अकेला दोस्त था जिसे मेरी हालत के बारे में सब पता था। जूलिया कहाँ है? अपने कमरे में सो रही है। मैंने तुम्हें बार बार कहा है कि तुम्हें इसके खिलाफ एक केस दर्ज करना चाहिए, लेकिन तुम ऐसा नहीं करती। वो अब तक जेल में होता और तुम सुरक्षित होती। मैं बहुत थक चुकी हूँ रॉजर, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा से सबसे खूबसूरत रही हो। मुझे मुस्कुराने की उसकी अचानक की गई कोशिश काम कर गई। बस भी करो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। हम दोनों थोड़ा हंसे और मेरा दिल हल्का हो गया। रॉजर मुझे अपने ट्रिप्स के बारे में बताता रहा।
मैं भी कुछ वक्त के लिए एक ब्रेक ले सकती थी। हम वही सब डिस्कस कर रहे थे कि अचानक मुझे घर का दरवाजा खोलने की आवाज आई। रॉजर और मैंने अचानक एक दूसरे को देखा और तब तक एलन घर के अंदर आ चुका था। आखिरकार तो ये है तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है ना? तुमने मुझे इसके लिए छोड़ा? एलन, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। लेकिन एलन के चेहरे पर शैतानी हंसी छा गई और मैंने उसे अपनी जैकेट से कुछ निकालते हुए देखा। डर के मारे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और ओह माय गॉड, एलन, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं एलन, प्लीज प्लीज रुक जाओ। जूली के बारे में सोचो, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। प्लीज ऐसा मत करो। जब हम बोर हो जाते हैं तो हम उम्मीद करने लगते हैं कि काश कुछ हो जिससे जिंदगी में कुछ मजा आए। मैंने भी एक बार इसी तरह ही एक ख्वाहिश रखी थी और वो सच भी हुई। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि काश ऐसा ना हुआ होता। लॉकडाउन के बाद 2020 में जब हम थोड़ी आजादी मिली तो मैं अपने दोस्तों के साथ उसकी खुशी मनाने के लिए बाहर निकली और उस दिन जो हुआ उसके बदले में मुझे लगता है कि काश मैं सारा दिन घर पर खाली बैठती। हम रेंटोनॉटिका ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे जो आपके आसपास की कोई भी जगह को ढूंढ कर आपको बताता है। सारा माजरा वहां जाकर इस जगह को एक्सप्लोर करने का है। हमने ऐप को सिएटल शहर में कहीं जगह चुनने के लिए सेट किया, लेकिन जो पहले पिन डाला गया वो बिल्कुल भी दूर नहीं था, बल्कि जैसे ही हमने उसे मैप में देखा हम समझ गए कि वो कहाँ है। वो जगह एल्की बीच पियर था और क्योंकि हम उस समुद्र तट के बिल्कुल करीब रहते थे इसलिए हम वहाँ काफी बार जा चुके थे। वो पास में ही था और वहाँ जाना शुरू से ही काफी मजेदार रहा है, इसलिए हम ऐप के कहने पर उस जगह चले गए। हम बस बाहर घूम रहे थे और मजे कर रहे थे। हमारे पास पूरा दिन था, इसलिए हम समुद्र जैसी एक ठंडी जगह से शुरुआत कर सकते थे। ये घर पर बैठने से तो बेहतर था। पहली नजर में उस समय एल्के समुद्र पर सब कुछ आम ही लग रहा था। हालांकि हमेशा के मुताबिक उस समय वहाँ पर बहुत ही कम लोग थे, लेकिन इस वजह से वो जगह और भी अच्छी लग रही थी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ सिर्फ हम ही थे, जैसे सभी लोगों ने एक खूबसूरत दिन से मुंह मोड़ लिया है और सिर्फ हम ही उसकी कदर करते हैं। लेकिन फिर अभी हमें वहाँ आए हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था कि मैंने पत्थरों के बीच कुछ देखा। मैंने फौरन उस तरफ इशारा करके दोस्तों को बताया। मुझे उस समय एहसास नहीं था कि वो सिर्फ कूड़ा ही है। अरे यार देखो, एक सूटकेस। क्या? देखो, ये क्या बकवास है? आखिर कौन इसे यहाँ छोड़ेगा? ये शायद बहकर आ गया होगा। मेरा मतलब है कि आखिर कौन बीच पर सूटकेस लेकर आता? वेल, अपना सूटकेस बोट से भी ऐसा कौन फेंकता है? ये शायद किसी बेघर आदमी का होगा। बस भी करो, थोड़ी तो इज्जत करो उनकी। मैं बस मजाक कर रही थी। जाहिर है कि इंसान उस पर फिट नहीं हो सकता, ये बहुत छोटा है। या वाकई मुझे नहीं पता, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। एक बैग भर के पैसे या फिर हथियार या ईंधन। हथियार? ईंधन? ये सब क्या कह रहे हो तुम? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे क्या पता वो बैग हीरो से भरा। ओह प्लीज, उसमें डायमंड्स नहीं हो सकते। ये बहुत बकवास बात है। हम कैसे बताएं जब तक हम उस बैग को खोल ना लें? खैर, मैं तो इसे नहीं खोलने वाली। क्या सच में? 1 2 3 मैं भी नहीं। ओह कम ऑन यार, ठीक है। टिकटॉक के लिए कर लो। हाँ, टिकटॉक के लिए कर लो ना। उसके बावजूद मेरे अंदर कोई बात तो थी जो मुझे ऐसा करने से रोक रही थी, लेकिन अपने ऊपर कैमरा देखकर और मेरे दोस्तों को इंतजार करते हुए मुझे लगा कि मुझे करना होगा। वो दोनों मेरे साथ पत्थरों पर जाने लगे। एक दोस्त वीडियो बना रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड, जिसे उस दिन शायद कुछ तूफानी करने का मन कर रहा था, वो भी मेरे साथ जाने लगी। समुद्र के किनारे हमेशा एक अजीब सी बदबू रहती है, पानी, तेल, काई और जानवरों की बदबू। मैं बचपन से ही इसकी आदी रही हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस दिन हवा में कुछ और ही था। जैसे ही मैंने नीचे उतरना शुरू किया तो बहुत ही गंदी और सड़ी हुई बदबू आने लगी। कम ऑन, जल्दी करो, थोड़ा इंतजार करो, मैं गिरना नहीं चाहती। अभी अभी एक लहर होकर गुजरी थी, इसलिए पत्थर गीले थे और वो सूटकेस पत्थरों के बीच में काफी दूरी पर था। घाट के आखिर में मैं आखिरकार वहां पहुंच गई। बदकिस्मती से जब मैं वहां पहुंची तो मैं समझ गई कि उतरते हुए जो गंदी बदबू मैंने सूंघी वो इसी में से आ रही थी। लेकिन अभी भी वीडियो मेरा उस सूटकेस को खोलने का इंतजार कर रही थी। मेरे दोस्त मुझे सूटकेस खोलने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे। मैं उसके पास गई और मैंने उसकी थोड़ी सी जिप खोली। उसके बाद मेरे मुंह पर गंदी बदबू का एक भभका आया, जैसा मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। वो इतना बुरा था कि मैंने खुद को उससे पीछे कर लिया और उस वजह से मैं पत्थरों पर गिरते गिरते बची। यार कितनी बदबू है यहाँ पर। हाँ, थोड़ा और खोलो, कोई डंडी या कुछ ले लो। मैं उसे अपने हाथों से छूना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने आसपास देखा और किस्मत से मुझे लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा मिल गया। उसकी मदद से मैं थोड़ी और जिप खोलने में सफल हो गई और फ्लैप उठाने की कोशिश करने लगी।
सिर्फ एक प्लास्टिक बैग है। क्या मतलब है तुम्हारा? सिर्फ एक बैग? हाँ, बस एक कूड़े का बैग। अचानक हवा का रुख बदला और मैं उस चीज से निकलने वाली बदबू को और बर्दाश्त नहीं कर पाई। बस अब मुझसे और नहीं होगा सोचकर मैंने लकड़ी को फेंका और मैं पीछे हट गई। मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती। ठीक है, मैं इसे खोलती हूँ, डरपोक कहीं की। मैं खुश थी कि अब मुझे ये नहीं करना था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाद में ये दोनों इस बात के लिए मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें तब कहा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि उस बैग के अंदर जो था वो ठीक नहीं था। लेकिन क्योंकि मैंने उसे एक लकड़ी से देखा था, इसलिए मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती थी वो क्या था। मेरी सहेली ने मेरी जगह ले ली और उसने फ्लैप थोड़ा और खोल दिया। अब ये तो पक्का था कि उस प्लास्टिक के बैग के अंदर कुछ था और उसे भर के सूटकेस में डाल दिया गया था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो क्या था। उसे भी एक डंडी मिल गई और वो उसे बैग के अंदर देखने लगी। मैंने उसे ऐसे करते हुए देखा और जैसे ही उसने ऐसा किया उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने भी सब कुछ फेंक दिया। उसका मतलब ही लड़की का नकाब उतर गया और अब वो मेरी तरह डरी हुई थी। क्या क्या है उसमें? ये मुझे बस छूना मत। हमें इससे पंगे नहीं लेने चाहिए थे और इससे पहले कि हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं, इससे पीछे हट जाओ। मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। ओह ड्रामा। तुम पहले कैमरा बंद करो। टिकटॉक जब शुरू होने में आया था तो मैंने भी उसे डाउनलोड कर लिया और डांस के कुछ मशहूर ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिया। मेरा अकाउंट बहुत ही छोटा था क्योंकि मुझे बहुत ही कम लोग फॉलो करते थे, खासकर वो लोग जिनके साथ मैं स्कूल गई थी और मैं भी उन्हें ही फॉलो कर रही थी, और उनके साथ कुछ सेलिब्रिटीज भी। कुछ दिनों बाद मेरे सबसे अच्छी वीडियो पर सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक्स ही थे, इसलिए जाहिर है कि मुझे हैरानगी हुई जब मेरी वीडियो पर किसी ने रीमिक्स बनाया। पहले तो मुझे डर था कि वो मेरा मजाक बनाएंगे, लेकिन मुझे बड़े कानों वाले इस मोटे गंजे आदमी को देखकर आश्चर्य हुआ जो ऐसा लग रहा था कि वो लगभग 50 साल का होगा। मुझे नाचते हुए देख रहा था, अपना सर इधर उधर हिला रहा था और बात कर रहा था कि मैं कितनी अच्छी डांसर हूँ, मैं दुनिया में सबसे अच्छी डांसर हूँ। उसका यूजर नेम था बर्थडे या फिर कुछ ऐसा ही। क्या आप लोगों ने ये देखा है? ये कितनी बढ़िया डांसर है। जब मैं इसकी उम्र का था तो वैसे नाच नहीं पाता था, लेकिन ये कितनी अच्छी डांसर है। आजकल तो बच्चे पता नहीं क्या डांस करते हैं, छपरी डांस हर जगह। मुझे वो पसंद नहीं, लेकिन कोई नहीं, मुझे क्या। मैं डर गई थी, जाहिर सी बात है। मैंने तय किया कि मैं उसे मैसेज करके पूछूंगी कि वो मेरी वीडियोस क्यों देख रहा था। मुझे उम्मीद थी कि वो बुरा बर्ताव ही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि वो बहुत ही अच्छी तरह बात कर रहा था। हे, तुमने मेरी वीडियोस के साथ रीमिक्स क्यों बनाया? तुम्हें वो मिली कैसे? दरअसल मुझे जैक की बुरी आदत लग गई है। ये मुझे सजेशंस में दिखाई दी क्योंकि मैं काफी देर से कुछ न कुछ देख रहा था, शायद एल्गोरिदम की वजह से। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ कोई नहीं। थोड़ा वक्त बाहर बिताना मत भूलना। शुक्रिया। उसने कहा कि उसे टिकटॉक की आदत हो गई है और वो सारा दिन उसी को देखता रहता है। इससे मुझे थोड़ा समझ में आया कि मेरे लगभग पूरी तरह से अनदेखा वीडियो उसके सामने कैसे आया। उसे थोड़ा अच्छी तरह से टटोलने के बाद मैंने उसका मैसेज पढ़कर छोड़ दिया और ये सोचा कि ये बात आगे नहीं बढ़ने वाली। कुछ घंटों बाद मैं सोने चली गई। अब तक मैं इस बारे में भूल भी चुकी थी। हालांकि इससे पहले कि मुझे नींद आती, मैंने अपने फोन वाइब्रेट होने की आवाज सुनी। मैं इसे नजरअंदाज कर देना चाहती थी, लेकिन फिर मेरा फोन 4 और बार बजा। मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्तों को मेरी किसी मदद की जरूरत हो, इसलिए मैंने फोन लिया और उसे चेक किया। जब मैंने बर्थडे नाम का उस आदमी का मैसेज दोबारा देखा तो मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगी। क्या तुम्हें याद है जब हम मिले थे? वो आज ही का तो दिन था। LOL। क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे नहीं पता कि तुम सो चुकी हो या नहीं, लेकिन इस वक्त मैं बहुत अकेला हूँ। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताओगी प्लीज? पहले से बिल्कुल अलग, अब वो आम बर्ताव नहीं कर रहा था। अब उसने अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था, उसके घटिया रंग। उसने मुझे कहा कि मैं उससे बातें करूं और उसका मन बहलाऊं। मैं एक छोटी बच्ची, उस 40 साल के बुढ़े का मन रात के समय? उसे मुझे ऐसा कौन सा काम करवाना था? कुछ भी नहीं। लेकिन चीजें और खराब हो गई जब मैंने उसका मैसेज पढ़ा, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फौरन इसके बारे में अपने एक दोस्त को मैसेज कर दिया क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैं इसका क्या करूं। मुझे नजरअंदाज मत करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, ठीक है? शायद मुझे बातों के अलावा थोड़ा और कुछ भी चाहिए। जोकिंग, लेकिन मुझे सच में बस एक दोस्त चाहिए। कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता क्योंकि मैं बदसूरत हूँ, लेकिन तुम खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। लेकिन वो आदमी मुझे मैसेज करता रहा
उसके हिसाब से उसका अच्छा टाइम बीत रहा था। वो मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था और मुझे दोस्त या फिर उससे भी ज्यादा बनाने के लिए जोर दे रहा था। मैंने उसे अपनी हरकतों से बाज आने को कहा क्योंकि मैं सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन फिर उसने कहा कि उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। तुम जानते हो कि मैं 15 साल की हूं, है ना? 15? और उसके बाद उसने मुझे बिना शर्ट के बिस्तर पर लेटे हुए अपनी तस्वीर भेजी और तब मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। मैं इन सब चीजों की वजह से कुछ और घंटे जागती रही और मैंने अपनी एक सहेली को इसके बारे में सब कुछ बताया। फिर हमने उसका मजाक उड़ाया जब तक मुझे ये इतना मजेदार ना लगे कि मैं इससे परेशान न हो जाऊं। सुबह होने से कुछ घंटे पहले मुझे नींद आ गई, जिसका मतलब है कि मैं अगले दिन काफी देर तक सोती रही। जब मैं अपने बिस्तर से उठी तो मेरी हालत बहुत ही खराब थी और किचन में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गई। मेरा बड़ा भाई भी कॉर्नफ्लेक्स खा रहा था, लेकिन उसे रोज दिन के समय उठता हुआ देखने की हम सबको आदत थी। हम दोनों एक हाथ से खाना खा रहे थे और दूसरे हाथ से फोन चला रहे थे। जाहिर है कि जब मैंने अपने दिन की ओर देखा तो वो उसकी शुरुआत खराब तरीके से हुई। टिकटॉक को छोड़कर हर सोशल मीडिया ऐप से मुझे एक सूचना मिली कि मुझे एक नई आईडी ने फॉलो करना शुरू कर दिया है। उसका यूजर नेम पर बडी नाम लिखा था, इसलिए मुझे फौरन पता चल गया कि वो मोटा आदमी मुझे हर जगह से परेशान करने वाला है। अपने सभी सोशल मीडियाज की आईडी को टिकटॉक की बायो में डालने के लिए मैं पहले ही खुद को कोस रही थी। अब वो मुझे और मैसेज भेजने के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ मैसेज नहीं थे, उसमें लंबे लंबे अनुच्छेद लिखकर ये बताया था कि लोग उसे पसंद नहीं करते और इसलिए उसे किसी की जरूरत थी जो उसे अच्छा महसूस करवाए और वो बहुत बुरी तरह चाहता था कि वो इंसान मैं बनूं। उसने मुझे कुछ वीडियोस भी भेजी, पिछली रात की उसके बिस्तर की वीडियो, अभी भी बिना शर्ट के। तुम मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। मैं बस ये उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम मुझे बेहतर महसूस करवाओगी। वैसे तो मैं बदसूरत सा हूँ, लेकिन तुम उन खूबसूरत लोगों में से हो। खैर, मुझे लगता है कि तुम ये जानती हो मैं तुम्हें अच्छा महसूस करवा सकता हूँ। आओ ना, मुझे ऐसा करना है तो प्लीज कम ऑन गर्ल, बहुत मजे आएंगे। मैं मजबूर होकर बस देखती रही, किसी पुतले की तरह जिससे मैं नजरें नहीं हटा सकती थी। जल्द ही मेरे बड़े भाई ने मेरे चेहरे पर परेशानी और घिन के भाव देख लिए। क्या क्या देख रही हो तुम? हाँ, कोई पागल आदमी जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। कोई आदमी? या तुम इसे जानती हो? नहीं, वो बस एक अजीब बर्ताव कर रहा है। लाओ मुझे दिखाओ। वो अचानक उठा और उसने मेरे हाथ से मेरा फोन छीन लिया। उसने वो सब देखा जो बड़े ने मुझे भेजा था और उसके बाद वो सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। मैं उसकी शक्ल देखकर बता सकती थी कि वो कितने गुस्से में था। मैं बस उसे वो सब करने देने वाली थी जो वो चाहता था। फिर उसने मुझसे मेरे टिकटॉक के बारे में पूछा और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मेरे दोस्त का एक यूट्यूब चैनल है, मैं ये सब उसे भेजने वाला हूँ ताकि इस घटिया आदमी की असलियत सबके सामने आ पाए। उसे काफी अच्छा कंटेंट मिलेगा। वाह, इस बात का फायदा उठाने के लिए शुक्रिया कि मुझे शिकार बनाया जा रहा है। चिंता मत करो मेरी प्यारी बहन, मैं किसी को भी तुम्हारे तक पहुंचने नहीं दूंगा। तुम मेरा छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसलिए तुम इसके जैसे और लोग ढूंढ पाओ तो मुझे जरूर बताना।